नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली एंड इट्स टाइप, परिवार और उसके प्रकार। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ये हमारा इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है उसके एक्सटेंशन में ही ये नया चैप्टर है। तो फैमिली को हम थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के टर्म्स में हम देखने की कोशिश करेंगे और जनरल टर्म्स में भी देखने की कोशिश करेंगे। परिवार उसके प्रकार की हम लोग बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। परिवार एक संस्था के रूप में हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम परिवार के प्रकारों के बारे में समझेंगे, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया है। फिर भारत में संयुक्त परिवार की प्रकृति क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संयुक्त परिवार भारत में ही पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। परिवार की विकासीय प्रक्रियाएं क्या है, मतलब किस तरीके से विकास कर रहा है, बढ़ किस तरीके से रहा है, क्या चेंज आते हैं, और परिवार में परिवर्तन मौजूदा समय में क्या क्या देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है ये। परिवार एक संस्था के रूप में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। संस्था से हमारा आशय, जब हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन से हमारा आशय प्रतिमान और नियमों की एक व्यवस्था, एक गुच्छा, नियमों का एक गुच्छा, इस तरीके से हम लोग संस्था को समझते हैं सिंपली। तो परिवार भी एक संस्था के रूप में हम लोग देखते हैं। परिवार के क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं कि परिवार किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। सामान्यतः इसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। जब भी आप परिवार को देखते हैं तो हाँ, एक तरफ आदमी होता है, एक तरफ उसकी पत्नी होती है और साथ में दो बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक लड़का होता है एक लड़की होती है। इस तरीके से आप एक फैमिली की इमेज, गूगल इमेज आप देखते हैं। तो कभी कभी लड़का लड़की हो सकते हैं, कभी लड़की लड़की हो सकते हैं, कभी एक भी लड़की हो सकती है, कभी एक लड़का हो सकता है। इस तरीके से हम लोग एक फैमिली का जो हम इमेज बनाते हैं, फर्स्ट इमेज जो आती है हमारे दिमाग में फैमिली की, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती, मातृवंशीय या पितृवंशीय। मातृवंशीय या पितृवंशीय यानी कि हम किस तरफ से वंश को देख रहे हैं। पिता की तरफ से देख रहे हैं तो पितृवंशीय, माता की तरफ से देख रहे हैं तो मातृवंशीय। पिता की तरफ से मतलब पिता और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर लड़के के बच्चे, है ना। और माता में हम लड़की वाली पक्ष को देख रहे होते हैं, पिता वाले में पिता वाले पक्ष को देख रहे होते हैं। सिंपल हम इस तरीके से देखेंगे। पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल, इसका एक फर्क दिख जाता है। क्योंकि कुछ समाज पितृसत्तात्मक होते हैं, कुछ समाज मातृसत्तात्मक होते हैं, तो उनमें अलग अलग वंशीयता पाई जाती है। सदस्यों का समान आवास स्थान होता है, मतलब एक कॉमन रेजिडेंस होना चाहिए उनका, या फिर उसका कुछ जीवन का कुछ भाग वो उस रेजिडेंस में गुजारे। उदाहरण के लिए बच्चे स्कूल चले आते हैं, मम्मी भी काम करने चली जाती हैं, पापा भी काम करने चले आते हैं, पर रात में सभी लोग साथ में खाना खा के उसी घर में सो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली, यानी कि परिवार को बनाने के लिए एक समान आवास स्थान होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सारे दिन लोग वहाँ पर रहें, पर अपने जीवन का कुछ भाग तो वहाँ पर गुजारे ही गुजारे। आप ऐसा नहीं देख सकते हो कि हाँ, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कह रहे हैं फैमिली है। तो उनका कुछ ना कुछ जीवन का एक कॉमन प्लेस होना चाहिए, एक समान आवास स्थान होना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाता है इसमें, परिवार के सदस्यों के कुछ पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं, यानी कि उनके पास कुछ अधिकार हैं दूसरे मेंबर्स के लिए, दूसरे सदस्यों के लिए, और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यानी कि अधिकार ये हैं कि हाँ, बच्चे अपने पापा से मांग सकते हैं कुछ भी। माता का कर्तव्य है कि वो बच्चों का लालन पालन और पोषण करे। पिता का कर्तव्य है कि वो बाहर से कमा के लाए और दाल रोटी का इंतजाम करे, कुछ इस तरीके से। तो कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है, यानी कि आपको कुछ कुछ चीज़ों में हमने प्रिविलेज दी हुई है। ड्यूटीज एंड राइट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल। तो जो भी नियम कानून है, और इसी की वजह से ये एक संस्था बन जाता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें पहले से तय हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थित है कि हाँ, आपको ये वाली चीज़ करनी है, आपको ये वाली चीज़ करनी है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। आपके अधिकार ये हैं, आपके अधिकार ये हैं, आपके कर्तव्य ये हैं, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपके ऑब्लिगेशंस है, बाध्यताएं कि आपको ये करना ही करना है। जैसे बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि माँ बाप की सेवा करेंगे, तो ये वाली चीज़ करनी ही करनी है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। भागोगे तो फिर समाज गलत कहेगा। तो इस तरीके से कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, मतलब ऐसे रिलेशंस में होते हैं ये। परिवार समाजीकरण का एक अभिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी बच्चा आँख खोलता है तो वो अपने परिवार में खोलता है, पहले तो मतलब माँ की गोद में खोलता है, लेकिन वो
परिवार में ही उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण मतलब समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और समाज के तौर तरीके हैं उनको सीखने की प्रक्रिया। जैविक मनुष्य से उसका सामाजिक मनुष्य बनना, तो वो कहाँ बनेगा? वो परिवार में बनता है। परिवार में उसके माता पिता या फिर उसके भाई या फिर और अगर बड़ा परिवार है तो उसमें वो सारी चीजें सीखता है। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे के पिता क्या करते हैं, बच्चे की फैमिली कौन सी है ना, तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि उसका समाजीकरण कैसे हुआ है। अगर वो अच्छी फैमिली से आ रहा है यानी कि उसका अच्छा समाजीकरण हुआ है, और अगर वो दूसरी फैमिली से आ रहा है जहाँ पे समाजीकरण ठीक से नहीं होता है तो हम समझते हैं हाँ यार ये लड़का भी ऐसे बिगड़ैल टाइप का होगा, इसका सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है या वो इंटरेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा, उसके परिवार ने उसको सिखाया नहीं है। तो सीधा परिवार पे बात आ जाती है, क्योंकि परिवार ही समाजीकरण का एक अभिकरण होता है। परिवार में ही सबसे पहला आपका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, और ये इसका एक टूल है। परिवार विश्व में किसी न किसी प्रकार पाए जाते हैं। ये जीपी मर्डॉक ने कहा है कि परिवार यूनिवर्सल होते हैं, फैमिलीज हैं यूनिवर्सल। इसका मतलब यह है कि परिवार विश्व में किसी न किसी प्रकार से पाए ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ फैमिली यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे व्यक्ति तो अकेला ही अकेला रह लेता है, ऐसा नहीं होगा। फैमिली किसी न किसी टाइप से तो पाई जाएगी। फैमिली का मतलब कुछ लोग साथ में रहते हैं और अपने जीवन में सहभागिता लेते हैं, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, अधिकार है, इस तरीके से हम समझते हैं। तो परिवार सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम माता पिता और बच्चे होंगे, बहुत सारे और भी टाइप हैं, पर किसी न किसी टाइप से परिवार जो चीज है वो तो पाई जाएगी ही जाएगी। ठीक है। समाजशास्त्री को पारिवारिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन, उनके कारणों की जांच करनी चाहिए। यानी कि जब हम एज ए सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तब हमें ये बात समझनी चाहिए कि परिवार में होने वाले परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्या है उनकी वजह, और परिवर्तन से वो क्या चीज बन गए। मतलब पहले कुछ और थे फिर बाद में कुछ और हो गए, ये वाली चीज क्या हो गई और क्यों हो गई और आगे चल के क्या हो जाएगी, इन सब की हम एनालिसिस करते हैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट का काम यह है कि पारिवारिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को और उनके कारणों की उसे जांच करनी चाहिए। हम सिंपली ये ना बता दें कि ये मम्मी है ये पापा है, मम्मी काम ये करती हैं पापा ये काम करते हैं, ऐसा नहीं हो। फैमिली का हम जब बताएं तो हमें पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, उसके फंक्शनल चेंज, सबके बारे में हमें बात करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, 8th पॉइंट जो आया है, ए सोशियोलॉजिस्ट लुक एट द इंस्टीट्यूशन बोथ इन द टर्म्स ऑफ द आइडल टाइप एंड रियलिटी। आइडल टाइप और रियलिटी। आइडल टाइप से हमारा ये मतलब है आदर्श प्रारूप, जैसा कि आपने मैक्स वेबर में पढ़ा था। आदर्श प्रारूप से हमारा ये मतलब होता है कि हाँ हमने कुछ बहुत सारे डाटा ले लिए, उनमें से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लिखा और जब हम स्टडी करने जाएंगे तो हम उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, इस तरीके से हम एक अच्छे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और नोट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है तो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी कि हम जितनी भी फैमिलीज या कोई भी इंस्टीट्यूशन की हम स्टडी करें तो उसका हमें एक आइडल टाइप भी बनाना चाहिए, एक आइडल टाइप की तरीके से हमें इसे देखना चाहिए और वास्तविकता भी देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार आइडल टाइप फेल भी हो जाता है। आज कोई और चीज चल रही है, कल कोई और चीज चलेगी, परसों कोई और चीज चलेगी, तो ऐसे में आइडल टाइप भी देखना चाहिए और वास्तविकताएं क्या हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक संस्था की बात कर रहे हैं, he or she ascertains the ideals of the family system partly because they are guide to behavior। यानी कि आइडल टाइप को हमें एक गाइड की तरीके से देखना चाहिए कि हाँ व्यक्ति इन लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से होने की कोशिश करता है या उसके कुछ समीप जाने की कोशिश करता है। आइडल का मतलब आदर्श है, पूरा तो वो नहीं हो सकता है, पर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। बिकॉज दे आर गाइड टू द बिहेवियर, यानी कि उन तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑल्सो बिकॉज दीज आइडियल्स, यानी कि यही जो हमारे आदर्श है, जैसे कि वो आदर्श क्या है, हमारे आदर्श है मूल्य, वैल्यूज, नॉर्म्स, मानदंड या प्रतिमान, विच आर पास फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये जो आदर्श हैं, ये जो आगे हस्तांतरित हो रहे हैं, इनकी हमें स्टडी करनी चाहिए और उनको आइडल टाइप मान के और उसको वास्तविकता के साथ जोड़ के हमें स्टडी करना चाहिए एज ए समाजशास्त्री। ये था इसका मतलब। आइए अब हम बात करते परिवार और उसके प्रकारों की।
तो परिवार के यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप के परिवारों की बात करनी है, और बेसिकली हम लोग जो आगे बातचीत करेंगे वो नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार की बात करेंगे। नाभिक परिवार तो जीपी मर्डॉक ने बता दिया सिंपल, कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अब इसमें एक और चीज आती है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अगर बच्चे नहीं है तो फिर वो कपल हो जाता है। लेकिन कई जगहों पे लिखा भी गया है कि हाँ, विद और विदाउट चिल्ड्रन भी वो फैमिली बनाएंगे, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे कपल शब्द लग जाएगा। जब भी हम पति पत्नी की बात करेंगे तो वो कपल बनाएंगे, वो फैमिली नहीं बना रहे होंगे वहां पर, है ना। फैमिली बनाने के लिए उनके बच्चे हों, ये बात जरूरी है। बच्चा बाद में कहीं चला गया है, डेथ हो गई, वो अलग की बात है, पर बच्चे हों उनके, या गोद लिया बच्चा हो, तो फैमिली बनाएंगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि हाँ, जब हम पति पत्नी शुरुआत में जब शादी होती है उनकी, तब उनसे पूछा जाता है कुछ टाइम बाद कि हाँ, आप लोग फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हैं। तो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वो अब विवाहित युग्म से परिवार में बदलने की बात कर रहे हैं, जो कि वो बच्चे पैदा करके आगे करेंगे। तो इस हिसाब से नाभिक परिवार, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, नाभिक परिवार बना देंगे, सिंपल। संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, पहले हम लोग विस्तृत परिवार की बात कर लेते हैं। विस्तृत परिवार क्या होता है? सिंपल, विस्तृत परिवार को अगर हम समझें तो 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार जब आपस में जुड़ते हैं किसी एक घर में या किसी एक आर्थिक इकाई के थ्रू आपस में जुड़े, तो हम लोग उसको विस्तृत परिवार कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली इसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली में दादा दादी, उनकी अविवाहित संतानें, उनकी विवाहित संतानें भी होंगी उसमें, और अविवाहित संतानें भी हो सकती हैं, और उनके बच्चे, इस तरीके से पूरा परिवार मिलजुल के रहता है। अब इसमें मातृवंशीय परिवार भी आ जाते हैं, जिसमें विवाहित लड़कियां और उनके जीवन साथी, और उसमें कुछ अविवाहित संतानें, जो कि लड़की भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। इस तरीके से हम विस्तृत परिवार को देखते हैं। ये ज्यादातर जापान और ये जो रशिया में इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर ये परिवार पाए जाते हैं, विस्तृत परिवार। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, तो संयुक्त परिवार एक खास प्रकार का परिवार हो जाता है, जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, जिसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग विस्तृत परिवार की बात कर लेते हैं। बेल एंड वॉगल ने 1968 में डेफिनेशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड एनी ग्रुपिंग ब्रॉडर देन द न्यूक्लियर फैमिली विच इज रिलेटेड बाय द डिसेंट, मैरिज और एडॉप्शन, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में ही और ब्रॉडर और चीजें जोड़िए आप, जो कि किस तरीके से जुड़े, डिसेंट के थ्रू, वंश के थ्रू जुड़े, मैरिज के थ्रू, शादी के थ्रू जुड़े, या फिर एडॉप्शन या फिर गोद लेने के थ्रू जुड़े। यानी कि जैसे आपका ये नाभिकीय परिवार है, इसमें अब आपने ये भी चेन खोल ली, ये भी चेन खोल ली, है ना, फिर ये भी एक चेन चलने लग गई, ये भी एक चेन चलने लग गई, ये ब्रांच एक निकल गई, ये ब्रांच एक निकल गई। तो इस हिसाब से आपने एक्सपेंशन किया, विस्तार किया अपने परिवार का। तो जब हम विस्तार करने लग जाएंगे, अब यहाँ पे सिर्फ विस्तार शब्द समझिए। संयुक्त परिवार भी एक प्रकार का विस्तृत परिवार ही होता है, पर संयुक्त परिवार क्यों संयुक्त परिवार बोला जाता है और विस्तृत परिवार क्यों विस्तृत बोला जाता है, इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि विस्तृत परिवार एक्सपेंशन है, यानी कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें विस्तार हो रहा है। बेल एंड वॉगल ने बता दिया कि नाभिक परिवार में जब वंश के थ्रू, विवाह के थ्रू, या फिर गोद लेने के थ्रू जब कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने विस्तृत परिवार बोला है, बेल एंड वॉगल ने। अब नाभिक परिवार का विस्तार जब हम करते हैं, तो लंबवत विस्तार भी होता है और क्षैतिज विस्तार भी होता है। क्षैतिज विस्तार को हम लोगों ने फ्रैटर्नल या कोलेटरल बोल दिया है, भ्रातृय। लंबवत मतलब पिता, उनका पुत्र, इस तरीके से एक लाइन में चलता जाएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सपेंशन बोलते हैं, है ना, लंबवत विस्तार। और एक होता है क्षैतिज विस्तार। क्षैतिज विस्तार मतलब आपके पिता, उनका भाई, है ना, एक ब्रांच ये निकल गई, फिर आप उनके बच्चे थे, आपके भाई, आपकी बहनें, फिर आपके बच्चे हुए, फिर उनका भाई, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। तो हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बोला है, एक वर्टिकल एक्सपेंशन बोला। एक्स और वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा, तो एक्स एक्सिस को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बोला है और वाई एक्सिस को हमने वर्टिकल बोला है, लंबवत बोला है। तो अगर ऐसे ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे की तरफ, तब हम लोग उसको
लंबवत विस्तार बोलेंगे। अगर ऐसे ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है, साइड साइड में हो रहा है, तो हम लोग उसको क्षैतिज विस्तार बोलेंगे, या इंग्लिश में फ्रैटर्नल या कोलेटरल फैमिली, यानी कि साथ वाले परिवार, भ्रातृय संबंध होंगे। और लंबवत विस्तार में पैतृक संबंध होंगे उसमें। दो टाइप से भी और एक्सपेंशन होता है, जैसे कि आपने देखा पितृवंशीय और मातृवंशीय विस्तृत परिवार होते हैं, यानी कि आप एक्सपैंड करते हैं पिता की तरफ से या माता की तरफ से, जो भी आपका फैमिली रहा हो उसमें आप ये देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो आ जाता है अब इसमें, भारत में नाभिक परिवार और संयुक्त परिवार दोनों पाए जाते हैं, इनमें सातत्य होता है। भारत में दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाता है कि भारत में नाभिक परिवार पाए जाते हैं, भारत में गांव पाए जाते हैं या शहर पाए जाते हैं, आप कहेंगे नहीं, दोनों पाए जाते हैं और दोनों में इंटरेक्शन चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ शहर अलग कट गए हैं, गांव अलग कट गए हैं, शहरों को गांवों से कोई नहीं मतलब है, गांवों को शहरों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चीजें चलती रहेंगी। भारत में नाभिक और संयुक्त परिवार दोनों पाए जाते हैं, यानी कि परिवार तो दोनों पाए जाते हैं और उन दोनों की भी सातत्य चलता है, कंटिन्यूम चलता है। इसको कंटिन्यूम शब्द बोला जाता है। ग्राम नगरीय सातत्य आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये दिखाते हैं कि हाँ इंटरेक्शन किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से गांव और शहरों के बीच में अंतरक्रिया होती है और किस तरीके से गांव शहरों में बदल जाते हैं, शहर भी कुछ कुछ गांव वाले कैरेक्टरिस्टिक्स लिए रहते हैं। पर भारत में दोनों को अलग अलग तो देखना ही नहीं चाहिए। पॉलिन कोलेंडा ने नाभिक परिवार के कुछ प्रकार बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाभिक परिवार, पहला तो उन्होंने नाभिक परिवार में पहली चीज तो नाभिक परिवार ही बता दी, जिसमें कपल होंगे विद या विदाउट चिल्ड्रन। अब यहां से मैं थोड़ा सा डिसएग्री हो जाता हूं, क्योंकि अब यहां पर इन्होंने विदाउट चिल्ड्रन बोल दिया, लेकिन जब आप पेपर में लिखने को बात आएगी तो चूंकि बुक्स में तो यही बताया गया तो हम तो यही मानेंगे। नाभिक परिवार कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन, यानी कि विवाहित युग में जिनके बच्चे हैं या नहीं है वो दोनों के दोनों ही नाभिक परिवार बनाएंगे। दूसरा आ जाता है संपूरक नाभिक परिवार, सप्लीमेंट्री न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें नाभिक परिवार के साथ माता पिता की अविवाहित, तलाकशुदा या विलगित नातेदार आ जाएंगे। अविवाहित नातेदार वो बेटा बेटी भी हो सकते हैं, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नातेदार होने चाहिए। संपूरक नाभिक परिवार होना चाहिए, यानी कि वो पूरा कर रहा है, किसी ना किसी कमी को पूरा कर रहा है। अब जो अविवाहित है वो अपना परिवार कहाँ बनाएगा, जो तलाकशुदा हो चुका है वो अपना परिवार कहाँ बनाएगा, विलगित हो चुका है यानी कि सेपरेट हो चुका है, अलगाव हो गया है, वो किस तरीके से परिवार बनाएगा। तो नाभिक परिवार उनको संपूरकता प्रदान कर रहा है, एक तरीके का सप्लीमेंट उनको दे रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ रह लो आके, इस तरीके से बात आती है। उपनाभिक परिवार की हम बात करते हैं, सब न्यूक्लियर फैमिली। तो सब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एक खंडित नाभिक परिवार की तरीके से आप इसको देख सकते हैं। खंडित नाभिक परिवार, उदाहरण के लिए जैसे विधवा और उनके बच्चे, या विधुर या विधवा भाई बहन हो, उस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं, विधवा और उनके बच्चे, या विधुर हो उनके बच्चे, मतलब एक पति है, उसकी पत्नी की डेथ हो गई और उसके बच्चे साथ में रह रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द उपनाभिक परिवार, सब न्यूक्लियर फैमिली। या फिर पति की डेथ हो गई और पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही हो, सो दैट इज ऑल्सो सब न्यूक्लियर फैमिली, उपनाभिक परिवार। या फिर दो भाई साथ में रह रहे हो अपने अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो दोनों भी उनकी भी वाइफ की डेथ हो गई है, दो बहनें आपस में साथ में रह रही हो, विधवा या विधुर जो भी हो, तो इस तरीके से हम लोग उनको उपनाभिक परिवार कह देते हैं, सब न्यूक्लियर फैमिली कह देते हैं। एकल व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है, एकल व्यक्ति गृहस्थ भी नाभिक परिवार का ही एक प्रकार बोला जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक घर के अंदर एक आदमी रह रहा होता है अकेला, अपना काम करता है, चला आता है, खाता पीता है, सो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें एकल व्यक्ति गृहस्थ में जब हम गृहस्थ शब्द की बात करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हमने वाक्यों में परिवार की बात करी पर इसमें गृहस्थ की बात करी। गृहस्थ और परिवार में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो सिंपल डिफरेंस ये है कि गृहस्थ मतलब एक हाउसहोल्ड, एक छत के नीचे रहने वाले लोग हाउसहोल्ड का निर्माण करते हैं, एक कॉमन रेसिडेंस हो जाता है सबका, एक पता हो जाता है सबका।
पर जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग रह रहे हो सारे रक्त संबंधी विवाह संबंधी हो सकता है कि अलग अलग परिवारों के लोग रह रहे हो, पर वो आपस में एक हाउस होल्ड का निर्माण कर देते हैं, गृहस्थ का निर्माण कर देते हैं। ये सोशियोलॉजिकली बताया गया है। गृहस्थ आप जो भी अपने संदर्भ में समझना चाहें समझ लीजिए, पर हम सोशियोलॉजी में जब बात करते हैं तो एक कॉमन आवास की हम लोग बात करते हैं। और परिवार से मतलब हमारा नातेदार हो, उसमें रक्त संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, या गोद लिए गए हों, कुछ इस तरीके से हमारे संबंधी तो आएंगे ही आएंगे। गृहस्थ में जरूरी नहीं है कि आपके संबंधी आए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो एकल व्यक्ति गृहस्थ हो गया। फिर आता है संपूरक उपनाभिक परिवार। संपूरक उपनाभिक परिवार क्या होता है? नाभिक परिवार और उनके साथ अविवाहित, बिलगित, तलाकशुदा या बिलगित नातेदार हों जो कि नाभिक परिवार के सदस्य नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि उस नाभिक परिवार के सदस्य नहीं है। यानी कि एक नाभिक परिवार आप पकड़ लीजिए पहले तो सीधा सीधा। नाभिक परिवार पकड़ने के बाद आपने उसमें कुछ अविवाहित, विलगित या तलाकशुदा नातेदार जोड़ लिए जो कि उस नाभिक परिवार के सदस्य ना हो, उस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर नहीं हो, उससे बाहर के हो। उदाहरण के लिए जैसे विधवा बेटी और उसके बच्चे और उसकी अपनी विधवा सास के पास, या फिर आपने एक न्यूक्लियर फैमिली ले ली और उसमें तलाकशुदा सास ले ली, या फिर पत्नी अपने बच्चों के साथ जिसका पति मर गया हो और सास जिसका पति मर गया हो, उसका बेटा भी मर गया हो, वो दोनों साथ में रह रहे हो, तो उसको संपूरक उपनाभिक परिवार कह दिया जाएगा। उपनाभिक परिवार में भी आपको एक संपूरकता दे देनी होगी, एक संपूर्ण चीज देनी होगी। न्यूक्लियर फैमिली प्लस उनके साथ अविवाहित, विलगित, तलाकशुदा जो कि नाभिक परिवार से सदस्य ना हो, उनके सदस्य, उनके मेंबर ना हो, उस मेन न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर ना हो। ठीक है, उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं पर उस मेन न्यूक्लियर फैमिली के वो मेंबर नहीं हैं, तो उसको हम लोगों ने संपूरक उपनाभिक परिवार बोल दिया। उपनाभिक परिवार तो होना जरूरी है। यहां तक की तो बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग परिवार और उसके प्रकार में। परिवार के प्रकार सिंपल, अब हम लोग टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदू संयुक्त परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार पितृवंशीय होता है, पितृस्थानीय होते हैं। पितृवंशीय यानी कि वंश को हम पिता की तरफ से देखेंगे और संपत्ति का हस्तांतरण पिता और पुत्र इनके हिसाब से होगा। नाम का हस्तांतरण इस हिसाब से होगा कि हाँ, हम जो उनका उपनाम है या जाति है वो पिता से पुत्र की तरफ ट्रांसफर होगा। और इसी के रेसिप्रोकल में आप देख सकते हैं कि मातृ स्थानीय में भी होता है, पर हिंदू संयुक्त परिवार जो मेजॉरिटी में होते हैं वो पितृवंशीय और पितृस्थानीय होते हैं। संपत्ति का अधिकार होता है वहां पे, यानी कि बेटों में उनकी संपत्ति बटेगी और कुछ कॉमन संपत्ति भी वो लोग लिए रहते हैं आप पास में। उदाहरण के लिए जैसे कोई खेत हो गया या कोई फैक्ट्री हो गई या कोई उद्यम हो गया या कोई बिजनेस में उनका पैसा लगता है, इस हिसाब से कुछ ना कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी वहां पर होती है। सह आवासीय होते हैं। सह आवासीय यानी कि सब लोगों को साथ में रहना होता है। अब आप देखिए हिंदू संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार कोई अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग संयुक्त परिवार को ही पढ़ने लग गए हैं। तो पितृवंशीय और पितृस्थानीय होते हैं संयुक्त परिवार। संपत्ति का उनमें हस्तांतरण होता है, कॉमन संपत्ति होती है उनमें। सह आवासीय होते हैं, को रेसिडेंशियल होते हैं, यानी कि सब लोग साथ में रहने चाहिए। सहभोजी होने चाहिए, कॉमनसैलिटी होनी चाहिए उनमें, यानी कि सब लोग साथ में बैठ के भोजन करें। माना यह जाता है कि साथ में बैठ के भोजन करने से कुछ लगाव बन जाता है, कुछ भावनाएं जुड़ जाती हैं और जो कि संयुक्त परिवार को बनाने में सहायक होती हैं। लोग अलग अलग बैठ के खा रहे हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सहभोजी थोड़ा सा इस टर्म्स में इंपॉर्टेंट माना जाता है। और 3 से अधिक पीढ़ी निवास कर रही हो, यानी कि 3 से अधिक पीढ़ी हो। 2 पीढ़ी में संयुक्त परिवार नहीं बन पाएगा, 3 पीढ़ी होनी चाहिए, यानी कि दादा दादी, आपके माता पिता और आप, इस तरीके से होना चाहिए। और उनमें बाकी ये सारी चीजें भी पाई जानी चाहिए, तब वो जाके
संयुक्त परिवार बनेगा। लेकिन जब हम लोगों ने विस्तृत परिवार को देखा था, पर विस्तृत परिवार में सिर्फ हम लोगों ने देखा था कि हाँ मेंबर्स एक्सपेंड हो रहे हैं, उनमें ये वाली बात, संपत्ति की कोई बात, या सह आवासीय कोई बात, या सहभोजी वाली कोई बात, या 3 से अधिक पीढ़ी वाली बात जैसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं थी। अगर उन सब में, उन सारे विस्तृत परिवारों में ये सारी विशेषताएं पाई जाने लग जाती हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ वो संयुक्त परिवार बन गए। पर ये ज्यादातर संयुक्त परिवार आपको भारत में ही देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। या आपको पुरानी पिक्चरों में देखने को मिलेंगे कि हाँ माता पिता थे, उनके बच्चे थे और उनके कुछ अविवाहित बच्चे थे, या फिर तलाकशुदा बेटी होगी और उनका कोई एक बच्चा होगा जो खूब तरक्की कर लिया होगा, जिसके बच्चे होंगे और जिसके बच्चे को उनका छोटा भाई खिला रहा होगा। इस तरीके से आप पुरानी पिक्चरों में फैमिलीज को देखते हैं। एम.एस. गोरे ने कुछ बताया यहाँ पे, आइए देखते हैं। एम.एस. गोरे ने बताया कि आदर्श रूप से संयुक्त परिवार में पुरुष और उसकी पत्नी ही पाए जाते हैं। उसके अलावा, यानी कि ये तो होंगे, उसके अलावा उनके वयस्क कुछ अविवाहित भी, यानी कि उनके कुछ बच्चे होंगे, कुछ अविवाहित होंगे, कुछ विवाहित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी विवाहित हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अविवाहित हो जाएं। सभी विवाहित हो जाएं तो ठीक है। कुछ अविवाहित भी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, ये होता है हमारे संयुक्त परिवार का स्ट्रक्चर मॉडल अगर आप बात करें। यानी कि पति पत्नी, उनके वयस्क बच्चे जिनमें से कुछ का विवाह हो चुका है, कुछ का होना बाकी है, और जो विवाहित युग में है उनके बच्चे होंगे। इस हिसाब से 3 जनरेशन तो आपको यही मिल गई। तो आपको यहाँ पे संयुक्त परिवार देखने को मिल जाता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, यानी कि जो दादाजी होंगे वो परिवार के मुखिया होंगे, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी। अब ये संयुक्त परिवार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका बनाते हैं, क्योंकि सबको एक ही लाइन पर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो अपनी मन की कर रहे हैं, वो अपनी मन की कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी एक लाइन के थ्रू सब लोग चले, और वो लाइन क्या होगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, वो दादाजी तय करेंगे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस घर का तय करेगा। कभी कभी दादाजी की उपस्थिति में दादी उस बात का बीड़ा उठा लेती हैं, तो वो परिवार की मुखिया बन जाती हैं, उन्हीं के कहने से सब कुछ होगा। जैसे आपने बालिका वधू वाला जो सीरियल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो दादी साहब होती हैं वो परिवार के मुखिया के रूप में आती हैं और उन्हीं के कहने पे सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आप लोग उसके फैमिली के रूप में भी इसको देख सकते हैं। इसमें कर्तव्य और अधिकारों सदस्यों के क्रमगत शक्ति और सत्ता पर निर्भर करते हैं, यानी कि किस व्यक्ति का कौन सा स्तर है, हायरार्की में वो क्या है, उस हिसाब से उसकी शक्ति और उसकी सत्ता निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए जैसे दादाजी हैं तो उनके पास पूरी शक्ति है, वो किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, ठीक। उससे कम शक्ति होगी उनके बेटों के पास, उनसे कम शक्ति होगी उनकी बहुओं के पास, उनसे कम शक्ति होगी उनके बच्चों के पास। तो ये शक्ति और सत्ता पर निर्भर करता है, और जिसकी बात में ज्यादा वैलिडेशन होता है और जिसकी बात में कम वैलिडेशन होता है, उनके बीच में हायरार्की चलती है, एक लेवल्स चलते हैं कि हाँ पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और इनके ये काम है, ये कर्तव्य है, ये अधिकार हैं, इतने इस हद तक ये जा सकते हैं अपनी चीजों को लेके, और इसके बाहर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ कर्तव्य और अधिकार हमने बना रखे हैं। अंतरक्रिया का प्रकार लिंग पर निर्भर करता है, यानी कि आपको किससे इंटरेक्ट करना है, आपको ये भी देखना है कि उसका जेंडर क्या है। यानी कि उदाहरण के लिए आप भाई से जो हंसी मजाक कर सकते हैं, आप उसकी पत्नी से नहीं कर सकते हैं। आप अपने पत्नी से जो चीज कर सकते हैं, आप अपने भाई से नहीं कर सकते हैं। आप बेटे को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, बेटी को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है जेंडर के बेस पर। आप डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, पर हम ये यहाँ पे जो टर्म ले रहे हैं वो डाइवर्सिटी ले रहे हैं कि विभिन्नता मिलती है, अंतर क्रियाओं में भिन्नताएं मिलती हैं लिंग के आधार पे। इनके साथ ऐसा करना है, इनके साथ ऐसा नहीं करना है। देवर भाभी का जो रिलेशन होगा वो इस हद तक ही जाएगा, इसके आगे जाएगा तो फिर वो गलत माना जाएगा। इंसेस्ट टैबू वाली बात आ जाती है। बड़ों का कहना मानना है, यानी कि यहाँ पे बात यह है कि जो बच्चे हैं वो बड़ों का कहना मानेंगे। ये एम.एस. गोरे ने सारी स्ट्रक्चर बताए हैं संयुक्त परिवार के। तो जब भी आपको संयुक्त परिवार का एक स्ट्रक्चर बताने के रूप में आएगा, क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारी बातें बताइए और इन सारी चीजों को लिखिए, एम.एस. गोरे का नाम डाल दिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, है ना। क्योंकि आप किसी सोशियोलॉजिस्ट के
हिसाब से चीजें बता रहे हैं। बच्चे किसी एक के नहीं माने जाते क्योंकि उनमें अपनापन होता है। बच्चे जैसे भाई के भी बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी वो अपना ही बच्चा मानेंगे, कभी बाहर दिख गए कोई गलत काम करते हुए तो मारेंगे। इस तरीके से मोहल्ले के भी बच्चे माने जाते हैं कि उनमें भी अपनापन पहले के टाइम में, कि हाँ फला के लड़के बाहर सिगरेट पी रहे थे तो उनको मारते मारते घर पे ले आए, उनकी मम्मी से शिकायत कर दी, तो कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा कि हाँ अब अगर आप करें। लेकिन गांव में जब आप देखते हैं तो ये माना जाता है कि गांव में फला चाचा के लड़का भी अपना ही बच्चे जैसा है, और वो कोई गलत काम कर रहा है या उसको भी अगर भूख लगी तो हमारे घर में आके खाना खा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनापन माना जाता है, ये एक सबसे बड़ी चीज बन जाती है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, एमएस गोरे बताते हैं कि संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार से बना हुआ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर संयुक्त परिवार को हम ये समझते हैं कि कई सारे नाभिक परिवार से बने हुए परिवारों का एक संकुल है, एक सेट है संयुक्त परिवार। क्यों है, क्यों नहीं समझा जाना चाहिए, इसकी एक खास वजह है। नाभिक परिवार की जब हम बात करते हैं तब उसमें जो भी इंटेंशन होते हैं वो अपने ही बच्चों के और अपने पत्नी के इर्द गिर्द होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्यूक्लियर फैमिली में इंडिविजुअलनेस बहुत बढ़ी हुई होती है, व्यक्तिवादिता बहुत बड़ी होती है। हम खा ले, हमारी पत्नी खा ले, हमारा बच्चा खा ले और कोई ना कर पाए, तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो अगर ये वाली चीज न्यूक्लियर फैमिली में है तो फिर हम उसको जॉइंट फैमिली में कैसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने पहले की मूवीज में देखा होगा कि हाँ न्यूक्लियर फैमिली है, पापा उनके पति कुछ लाए और कमरे में ले गए और कहने लगे मैं सबकी नजर से बचा के लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए ये वाली चीज लाया हूँ, देखो देखो साड़ी लाया हूँ, वरना उनकी पत्नी जलती। और उनके बच्चे कहते पापा मेरे लिए क्या लाया हो, वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो गेम लाया हूँ, देखो बेटिया मैं तुम्हारे लिए ये डॉल लाया हूँ। तो इस तरीके से तो उन्होंने कहा संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार से बना हुआ ना समझें। संयुक्त परिवार में कई सारे परिवार हैं जिनमें संयुक्तता का भाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संयुक्तता का भाव होना बहुत जरूरी है। संयुक्तता का भाव नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई चीज लाए तो वो सभी के लिए हो, फिर वो किसी एक के लिए ना हो, भले उसमें थोड़ा थोड़ा ही सब लोग लें, क्योंकि भाई इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन लाओ तो फिर सबके लिए लाओ, फिर किसी एक के लिए ना लाओ, ऐसा वाला मामला हो जाता है। तो व्यक्ति कभी कभी लाता है, कभी नहीं लाता है, या बहुत थोड़ी चीज लाया वो अपने में ही बांट दी। यहां पर ये रिलेशन का चार्ट है, कॉन्जुगल रिलेशनशिप, फीलियल रिलेशनशिप और फ्रैटर्नल रिलेशनशिप। तो अगर कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स हैं, दाम्पत्यिक संबंध हैं, तो फिर वो जॉइंट फैमिली में बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ अपने में ही लगे हुए हैं, परिवार पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। इसीलिए बोला भी जाता है कि हाँ बहू आ गई है तो परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले तो पिताजी की सेवा करते थे, जब से बहू आई है तब से ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो उसको दाम्पत्यिक संबंध कहा गया है, कॉन्जुगल रिलेशनशिप कहा गया। इसके टर्म्स आपको नोट कर लेने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकते हैं। कॉन्जुगल रिलेशनशिप मतलब दाम्पत्यिक संबंध, फीलियल रिलेशनशिप मतलब संतान वाला रिलेशन हो, पिता पुत्र का, पिता बेटी का, इस तरीके से हो, और फ्रैटर्नल रिलेशनशिप मतलब भ्रातृय संबंध हो, भाई भाई का संबंध, इसको हम लोगों ने फ्रैटर्नल रिलेशनशिप बोल दिया है। तो ये 3 टाइप के बेसिक टाइप के रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाते हैं, और परिवार में आपको ये तीनों चीजें देखने को एक बार में मिल सकती है। मतलब कॉन्जुगल रिलेशनशिप भी देखने को मिल सकते हैं, संतानचित संबंध भी देखने को मिल सकते हैं, और भ्रातृ संबंध भी देखने को मिल सकते हैं। ये तीनों आपको एक जॉइंट फैमिली में देखने को मिल सकते हैं एक साथ, ये तीनों संबंध। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में संयुक्त परिवार की प्रकृति क्या है, क्या नेचर है संयुक्त परिवार का, किस तरीके से हम संयुक्त परिवार को समझते हैं। देखिए, संयुक्तता की जब भी हम बात करते हैं, जॉइंटनेस की हम जब बात करते हैं, जब हम भारत में संयुक्त परिवार की बात करेंगे तो उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, वाइवा में, नेट जेआरएफ में, यूपीएससी में कभी भी आपसे जॉइंट फैमिली पूछा जाएगा तो आपको ये 5-6 चीजें तो लिखनी पड़ेंगी, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या क्या है वो चीजें? पहली चीज, 2 चीजों से हम संयुक्त परिवार की प्रकृति को यहाँ पे समझ रहे हैं कि संयुक्त परिवार कैसे बनता है, किस चीज से बनता है।
और दूसरा है संयुक्त परिवार कौन बनाता है, कैसे बनता है और कौन बनाता है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें हम लोग जॉइंट फैमिली के टाइप्स भी पढ़ेंगे, पॉलिन कोलेंडा ने बताया। पहले हम लोग इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉमनसैलिटी होनी चाहिए, सहभोजिता होनी चाहिए, जैसे हमने बताया, हाँ एक ही चूल्हा होना चाहिए, साझा चूल्हा हो उनका, सहभोजित्व हो, साथ में लोग खाना खाएं, इधर उधर ना खाएं कि वो आज चिली पनीर ले आए, आज वो मुर्गा ले आए, उन्होंने कुछ और बना लिया, पिताजी भूखे रह गए, माताजी ने दाल उबाल के खा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज बने, एक किचन होनी चाहिए, एक जगह पे खाना बनेगा, आज एक पकवान बनेगा, भले उसमें फीकी दाल बन जाए या हलवा पूड़ी बन जाए, उससे मतलब नहीं है, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे और एक ही टाइप का खाना खाएंगे। हाँ कोई दिक्कत हो गई हो तो किसी के लिए एक दूसरा अल्टरनेट डिश बन सकती है कि हाँ आज इनकी तबीयत खराब है, या डॉक्टर ने इनको या वैद्य जी ने इनको ये चीज़ बोली है खाने के लिए, तो आज ये इनके लिए अलग बना दो, क्योंकि बाकी लोग नहीं खा पाएंगे उसको, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। लेकिन कॉमनसैलिटी बहुत ज़रूरी है, सहभोजिता होना चाहिए। ये वाली चीजें हमने अपने रूरल सोशल स्ट्रक्चर के वीडियो में भी बताई थी, तो आपको जब रूरल सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो आप लोग वहां पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कॉमन रेसिडेंस की बात आती है, सह आवासीय बात आती है। सह आवासीय मतलब एक ही जगह पर लोग रहें, इधर उधर ना रहें, कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए। कोहन, दुबे, मुखर्जी, कोलेंडा सब ने माना है ये कि सह आवासीय तो होने चाहिए। कोपार्सनरी, संदायदता होना चाहिए, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, संयुक्त परिवार की खास विशेषता बन जाती है ना। कई सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हाँ यही अगर सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी हो और लोग अलग अलग भी रह रहे हो, अलग अलग खाना भी खा रहे हो, तब भी वो जॉइंट फैमिली का निर्माण करेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं संयुक्तता, जॉइंटनेस का भाव इस संपत्ति की वजह से भी आ जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हाँ साथ में खाएं, साथ में रहें, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी रह सकते हैं, पर किसी एक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होने की वजह से या उसमें हिस्सेदारी होने की वजह से वो लोग साथ में आते हैं और वहां पर उस चीज का फायदा उठाते हैं। चौथा है कॉपरेशन एंड सेंटिमेंट, सहयोग और भावुकताएं जुड़ी हुई होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। विस्तृत परिवार में यदि एकता आ जाए, संयुक्तता आ जाए, जुड़े होने का भाव आ जाए, तो आप उसको जॉइंट फैमिली में भी बदल सकते हैं। और आप आगे देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स तो संयुक्त परिवार में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि वहां पर वो जॉइंटनेस का भाव, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, हम की भावना हो, वे की भावना ना हो उनमें, तो ये वाली चीज तो होनी ही चाहिए। कोऑपरेशन एंड सेंटिमेंट, सहयोग और भावुकता होनी चाहिए। जैसे किसी को कोई दिक्कत हो गई, उसकी उन्होंने हेल्प कर दी सबने मिलके, या जैसे किसी की शादी हुई तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अपना योगदान दिया। कोई किसी को दुख हुआ तो सबने मिलके उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया बात करके। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी देसाई और केएम कपाड़िया पॉइंटेड आउट दैट द जॉइंटनेस शुड बी लुक्ड इन द फंक्शनल टर्म्स, यानी कि इनको प्रकार के तरीकों से देखना चाहिए इस पॉइंट को और इस संयुक्त परिवार को भी। यानी कि परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाती है तो बाकी के सदस्य उसको सहयोग और भावुकता प्रदान करते हैं, जिससे उसकी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। वैसे वो व्यक्ति अपना अकेले है, कोई दिक्कत आई किसी को बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो ऑफिस में उसका दोस्त काम करता है वो तो अपने में व्यस्त है। तो संयुक्त परिवार का ये एक एडवांटेज है, इसका एक प्रकार्यात्मक पक्ष है, आपको इसको अपने आंसर में जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए। रिचुअल बॉन्ड बताते हैं, कर्मकांडीय संबंध होते हैं उनमें। कर्मकांडीय संबंध यहाँ पे इस तरीके से है कि हाँ संयुक्त परिवार में एक दूसरे के प्रति कर्मकांड करने की भावना, जैसे कुछ कॉमन कर्मकांड हो गए, जैसे श्राद्ध हो गया, पिंडदान हो गया, इस तरीके से वहां पर एक परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के लिए ये भावना रखते हैं और ये बाध्यताएं हैं, ये कर्तव्य हैं, ये जिनकी हम लोगों ने बात करी थी ना पहले, अधिकार और कर्तव्य, ये वो कर्तव्य हैं कि आपको कुछ कर्मकांड करने पड़ेंगे। जैसे ये वाला हमने उदाहरण बताया, श्राद्ध और पिंडदान वाला। दूसरी चीज आ जाती है, एम एन श्रीनिवास ये बताते हैं कि हाँ एक कुल देवता
टाइप का होता है, एक ही फैमिली का, एक ही गांव का, एक ही डेटी होती है, एक ही देवता से अपने आप को जोड़ के देखते हैं। और जब भी कोई खुशी या दुख का अवसर होता है तो उसको भेंट चढ़ाते हैं वो लोग कि हाँ अब हम खुश हुए हैं तो इन्हीं की वजह से हुए हैं, और दुख हुए हैं तो इनका ही कोई प्रकोप होगा, इन देवता का कोई प्रकोप होगा, अब हमें इनको खुश करने के लिए अब यहाँ पे हमें चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाली चीज भी जितने उस परिवार के लोग साथ में करते हैं तो वहां पर भी जॉइंटनेस का भाव आ जाता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि परिवार के वो व्यक्ति जो जन्म या मरण के समय साथ में रहे, उनमें उनको जॉइंट फैमिली मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे व्यक्ति जन्म के समय जितने लोग हों और मृत्यु के समय जितने लोग हों, वो सारे के सारे उनमें संयुक्तता का भाव बन जाएगा। हाँ, सुख दुख में साथ हैं तो चलते हैं हम लोग, जॉइंट फैमिली हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एम.एन. श्रीनिवास ने बताई थी, आप लोग इनको कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार कौन बनाता है। 3 तरीकों से इसमें हम लोग समझते हैं संयुक्त परिवार कौन बनाता है। इनको 3 टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं। सदस्यों के बीच नातेदारी का संबंध, एक इकाई के पीढ़ियों की संख्या, यानी कि कौन कौन बना रहा है, उसमें कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है। एक तो कैसे बनता है और एक कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, इसमें नातेदारों के संबंध आ जाएंगे, सदस्यों के बीच नातेदारी संबंध किस प्रकार से हैं। फिर एक पीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो सिंपल बात है। और संपत्ति में हिस्सेदारी की बात आती है। ये 3 चीज़ें हैं जो संयुक्त परिवार को बनाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब सदस्यों के नातेदारी के संबंध की हम लोग बात कर लेते हैं और इनके टाइप्स देखते हैं हम लोग पॉलिन कोलिंडा के हिसाब से। यहां पर पॉलिन कोलिंडा बताती हैं कि संयुक्त परिवार कुछ इस प्रकार के होते हैं। उन्होंने कुछ 5 प्रकार बताए हैं, ठीक है। इनको हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या है ये। पहला आ जाता है कोलेटरल जॉइंट फैमिली, समपार्श्विक संयुक्त परिवार। 2 या 2 से ज्यादा विवाहित युग्म जहां उनमें सहोदर संबंध हो। सहोदर मतलब एक ही उदर से निकले हुए लोग सहोदर बोले जाते हैं। उसमें भाई भाई भी आ सकता है, बहन बहन भी आ सकती है, भाई बहन भी आ सकते हैं। तो कोलेटरल जॉइंट फैमिली यानी कि 2 या 2 से ज्यादा विवाहित युग्म। अब आप देखिए यहाँ पे सब में जॉइंट फैमिली लग रही है, यानी कि वो सारी चीजें जो हमने पहले बताई हैं वो तो इसमें ऑलरेडी फिट हो रही हैं, पर जॉइंट फैमिली में भी कई कई टाइप्स आ जा रहे हैं। उनमें जो सदस्य हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है वो डिफर होता चला जा रहा है। तो देखिए कैसे कैसे हो रहा है। 5 टाइप बताए हैं। कोलैटरल जॉइंट फैमिली, समपार्श्विक संयुक्त परिवार, 2 या 2 से ज्यादा विवाहित युग्म जहां उनमें सहोदर संबंध हो, यानी कि जैसे भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, और दूसरा भाई और उनकी पत्नी और उनके बच्चे, इस तरीके से और दादा दादी और 3 पीढ़ियां, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। पर इसमें हम लोग सदस्यों और उनके बीच के नातेदारी संबंधों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज कोलेटरल जॉइंट फैमिली, संपार्श्विक संयुक्त परिवार। दूसरा आ जाता है सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली, पूरक संपार्श्विक संयुक्त परिवार। अब हम लोगों ने संपार्श्विक संयुक्त परिवार तो देख लिया, जब हम लोग पूरक की बात करते हैं तो पूरक में वो सदस्य आ जाते हैं जो कि अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा या विधुर हैं, या विलगित हो चुके हैं, सेपरेटेड हैं। इस हिसाब से अगर हमने एक जॉइंट फैमिली में किसी ऐसे लोगों को जोड़ लिया तो हम लोगों ने सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली कह देंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले बातचीत करी थी कि हाँ, दादा दादी, उनके कुछ विवाहित संतानें, उनकी कुछ अविवाहित संतानें और विवाहित संतानों के बच्चे हों तो हम लोग उसको जॉइंट फैमिली बोल देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें सप्लीमेंटेड शब्द लगा दिया। सप्लीमेंटेड मतलब आप किसी की कमी को पूरा कर रहे हैं उस फैमिली में, ठीक है। फिर आ जाता है लीनियल जॉइंट फैमिली, रेखीय संयुक्त परिवार। रेखीय संयुक्त परिवार 2 विवाहित युग में जैसे माता पिता और विवाहित बेटा विवाहित बेटी साथ में रह रहे हो तो इसको जॉइंट फैमिली कह देंगे। जैसे दादा पिता और उनकी माता, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे, इस तरीके से साथ में रह रहे हो तो हम लोगों ने इसको लीनियल जॉइंट फैमिली कह दिया है। इसमें 3 पीढ़ियां तो हो ही हो, लेकिन 2 पीढ़ियां तो कुछ इस तरीके से जुड़ी हो कि लाइन में बने, मतलब एक लीनियर पैटर्न फॉलो करें,
है ना, रेखा फॉलो करें, ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा फॉलो करनी चाहिए, तो हमको उसको लीनियल जॉइंट फैमिली कह दिया। सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली मतलब रेखीय संयुक्त परिवार प्लस अविवाहित तलाकशुदा विधुर नातेदार हो, जो किसी नाभिक परिवार से रेखीय संबंध से जुड़ा ना हो, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था, उस नाभिक परिवार से डायरेक्टली लिंकेज ना हो उस सप्लीमेंटेड जॉइंट फैमिली का। उदाहरण के लिए व्यक्ति पुरुष और उसकी पत्नी और उसके विवाहित बच्चे, माता पिता और उनका एक अविवाहित भाई। किसका अविवाहित भाई? पिता का अविवाहित भाई, या बेटे की अविवाहित पत्नी का भाई या उसकी बहन साथ में रह रही हो, क्योंकि उनके जॉइंट फैमिली से तो उसका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है ना। तो डायरेक्ट लिंकेज ना हो किसी भी नाभिकीय परिवार से, उस रेखीय संबंध से ना जुड़ा हुआ हो वहां पर, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस सप्लीमेंटेड जो लीनियल जॉइंट फैमिली की। लीनियर कोलेटरल जॉइंट फैमिली क्या है? ए टाइप फैमिली को ले लीजिए और सी टाइप फैमिली को ले लीजिए, उन दोनों को मिक्स कर दीजिए। ए टाइप फैमिली को ले लीजिए, कोलेटरल जॉइंट फैमिली को, और लीनियल जॉइंट फैमिली को ले लीजिए और इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, तो आपको सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली मिल जाएगी, सॉरी लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली मिल जाएगी। उदाहरण के लिए आप अविवाहक और उनके दो या दो से ज्यादा विवाहित पुत्र और उनके विवाहित युग्मों की अविवाहित संतानें। ठीक है, फिर पांचवा आ जाता है सप्लीमेंटेड लीनियर कोलेटरल जॉइंट फैमिली, ये भी इसी टाइप से बन जाता है। फैमिली टाइप ई, यानी कि ई वाले में प्लस सप्लीमेंटेड, यहाँ पे टर्म जुड़ गया, संपूरक, पूरक शब्द जुड़ गया। फिर वही बात आ जाती अविवाहित तलाकशुदा विधवा नातेदार जो किसी नाभिक परिवार से रेखीय भातृ संबंध से हो। अब यहाँ पर हो वाली चीज आ गई है, क्योंकि पिता की विधवा बहन और उसकी अविवाहित संतानें इस संयुक्त परिवार का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉइंट फैमिली के टाइप्स में जब आप बात करेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे और उनको समझाएंगे। अब बात आ जाती है इसमें इकाइयों के बीच पीढ़ी की बात आ जाती है। तो पीढ़ी की संख्या से हम लोग बात करते हैं, आईपी देसाई की बात करते हैं, टीएन मदन की बात करते हैं, तो ये बताते हैं 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 तो हो तो ठीक है, 3 से ज्यादा हो तो भी बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 हो। संपत्ति की हिस्सेदारी की बात आती है, जैसे हम लोगों ने बताया कि हाँ कुछ कॉमन उनकी संपत्ति होनी चाहिए, कुछ कॉमन ट्रेजर होना चाहिए, खजाना साथ में होना चाहिए। अगर परिवार के सभी लोग काम कर रहे हैं तो किसी एक जगह पर अपना पैसा ला के रखें, जिससे परिवार के बाकी सारे लोगों की दिक्कतें या बाकी किसी काम में वो सारा पैसा लगेगा। F.G. Bell and T.N. Madan, M.S. Gore, for instance, define a joint family as a group consisting of adult male corporationers and their dependents. इनका ये कहना है, ये एक लीगल डेफिनेशन भी है जॉइंट फैमिली की। लीगल डेफिनेशन जॉइंट फैमिली की जब हम बताते हैं तो उसमें बताते हैं एक संयुक्त परिवार में वो सभी व्यक्ति सम्मिलित करते हैं जो किसी सामान्य पूर्वज द्वारा या किसी वंशज द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उनमें संपत्ति भी संयुक्त होती है। ये संपत्ति की जो संयुक्तता है ये संयुक्त परिवार को संयुक्त परिवार बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हिंदू उत्तराधिकार का नियम भी आ जाता है 1956 और 2004 का, जिसमें कानूनी दृष्टि से पुत्री को भी संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ बेटे से या पिता से बेटे की तरफ ही नहीं होगा, वो पिता से बेटे और बेटी दोनों को इक्वल मिलेगा। और इसमें फायदा ये आ जाता है कि जो बेटी है वो अपने पति की भी संपत्ति में हिस्सेदारी बनाती है और अपने पिता की भी संपत्ति में हिस्सेदारी बनाती है। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो इतना बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिल जाते हैं, पर ये वाली चीज प्रैक्टिस में तो है ही है। इसमें 2 नियम आगे चल के आ जाते हैं। जो बेटे को उत्तराधिकार का नियम आता है हिंदू में, जब हम लोग कॉपर सिनरी की बात करते हैं, संदायदता का बात करते हैं, तो उसमें हम लोग 2 नियमों को देखते हैं, मिताक्षरा और दायाभाग का नियम। मिताक्षरा और दायाभाग का नियम, जिसका अर्थ ये है कि
बेटा जन्म से, मिताक्षरा में अगर हम देखते हैं तो बेटा जन्म से हिस्सेदार है पिता की संपत्ति का। उसको जन्म से ही अधिकार मिल गया है कि वो पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी बनाएगा, उसको कहीं से लिखवा के लाने की जरूरत नहीं है। और दाया भाग का नियम है, ये बंगाल और असम में पाया जाता है, जिसके मुताबिक पिता के पास पूरा अधिकार है कि किसे संपत्ति देनी है और किसे नहीं देनी है। मतलब वो चाहे तो निकाल भी सकता है, चाहे तो जोड़ भी सकता है, किसी को भी दे सकता है, किसी को नहीं भी दे सकता है, ये तो उसके पास की बात है। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्त्री धन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्त्री धन से मतलब हाँ, पिता ने कुछ चीजें जोड़ी हैं जो पुत्री को के लिए ही उसने रखी हुई हैं। पुत्री को वो अपनी प्रॉपर्टी में या उसके लिए उसने कुछ धन जोड़ा है जो कि उसके विवाह के बाद काम आएगा स्त्री के लिए, तो स्त्री धन उसको वहां पे हमने बोला है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है संयुक्त परिवार में कि जिनके पास संपत्ति नहीं है पर किसी न किसी तरीके से वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, यह संपत्ति बहुत थोड़ी है, तो वहां पर इस सिद्धांत को लिखने में बहुत कठिनाई आती है। मतलब अब अगर संपत्ति नहीं है तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, तो ये एक इसकी क्रिटिक बन सकती है कि हाँ, जिनके पास संपत्ति नहीं है वो भी इस सिद्धांत में आएंगे, पर वहां पर ये सिद्धांत अगर हम संपत्ति की हिस्सेदारी के बारे में बात करें तो वहां पर यह दिक्कत कर जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे परिवार की विकासीय प्रक्रियाओं की। परिवार की विकासीय प्रक्रियाओं को जब हम भारतीय संदर्भ में समझते हैं तो भारत में परिवार को हमें चक्रीय परिवर्तन से समझना चाहिए। यहाँ पे चक्रीय परिवर्तन यानी साइक्लिकल चेंज से हमारा मतलब ये है कि चीजें न्यूक्लियर फैमिली से ज्वाइंट फैमिली में बदलेंगी और ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में बदलेंगी। मतलब दोनों की चेंजिंग होती चली जाएगी। पहले ज्वाइंट फैमिली होगी, फिर धीरे धीरे वो स्प्लिट्स होते जाएंगे, फिर वो नाभिक परिवार बनाएंगे अपने, फिर नाभिक परिवार अपने अलग संयुक्त परिवार बना लेंगे। तो इस हिसाब से चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे अब जब हम जिस संयुक्त परिवार की तरफ चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है जो उसको संयुक्त परिवार बना रही है वो संयुक्तता की भावना बना रही है। जैसे आप लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखे तो कई कई जगहों पे 5 के 5 नहीं मिलते हैं, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हाँ, अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज हम की भावना, एकता की भावना, संयुक्तता की भावना अगर परिवार में है तो भले वो अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग खाना खाते हो, सबकी संपत्ति अलग अलग भी बटी हो, तभी वो संयुक्त परिवार बनाएंगे, यानी कि उनमें संयुक्तता का भाव रहेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने लिया है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर ब्रदर्स ऑफन सेपरेट, यानी कि पिता के मृत्यु के बाद भाई अलग अलग हो जाते हैं। इन सम प्लेसेस like Andhra Pradesh, son are expected to stay together with the parent till all the children in the family are married। यानी कि आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है कि पुत्रों को अपने माता पिता के साथ तब तक रहना होता है जब तक उनकी शादी ना हो जाए। शादी हो जाएंगे तो फिर अपना वो बाहर जा सकते हैं। आफ्टर दिस they tend to separate, thus the process of fission takes place and the joint family is broken into relatively smaller family units। यानी कि इसके बाद परिवार का विघटन होने लग जाता है और जॉइंट फैमिली टूटकर सापेक्ष रूप से कुछ छोटी पारिवारिक इकाइयों में बट जाती है। द पेरेंट में देन चूज टू लिव विद वन ऑफ द सन्स। जैसे आपने बागबान मूवी में देखा होगा कि हाँ, मम्मी किसी दूसरे बेटे के पास रह रही, पापा किसी दूसरे बेटे के पास रह रहे हैं, और या फिर दोनों पति पत्नी अपने किसी विवाहित बेटे के पास कुछ महीने तक रहेंगे, फिर अपना चेंज कर लेंगे, हम उनके पास रहेंगे। तो इस हिसाब से चलता है, जिसके पास रहना चाहते हैं उनके पास रह सकते हैं। सम पेरेंट लिव अल्टरनेटली विद ऑल सन्स। देयर मे बी द अदर किन मेंबर हु कम टू लिव विद मेंबर ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, ए विडो मे कम टू लिव विद हर ब्रदर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इफ शी हैज नो चिल्ड्रन ऑफ हर ओन। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हम भारत में इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई एक परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो उसका मेंबर नहीं है पर उसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक विधवा स्त्री, एक विडो में कम टू लिव विद हर ब्रदर, यानी कि अपने भाई के पास रहने आ सकती है। ब्रदर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिसमें उसका अपना एक परिवार है। इफ शी हैज नो चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, यानी कि उसका अपना कोई बच्चा नहीं तो उनके साथ रहने के लिए आ सकती हैं। भारत में इस प्रकार से आपको परिवार देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एकता का भाव महत्वपूर्ण है। जब भी आप
संयुक्त परिवार की हम बात करते हैं, विकास परिवार की विकासीय प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एकता का भाव महत्वपूर्ण है। इसमें तो दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये आता है कि पत्नी की समझौता करने की क्षमता नाभिक परिवार को संयुक्त परिवार में बदल देती है। यानी कि यदि जो उस घर की बहू है या जो लेडी मेंबर है, अगर उनके अंदर समझौता कराने की, सबको जोड़ के रखने की पावर है, तो इस बात से ये बात की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे नाभिक परिवार ज्यादा आपको देखने को, नाभिक परिवार संयुक्त परिवार में बदल जाएं। और वहीं दूसरी ओर जहां पत्नी की तलाक लेने का अधिकार है, ज्यादा पढ़ी लिखी है या ज्यादा मॉडर्न है, वधु मूल्य भी दिया गया यानी कि दहेज भी दिया गया है अच्छा खासा, मायके से आर्थिक सामाजिक सहायता भी है, तो वहां पर नाभिक परिवार का उद्भव हो जाता है या फिर संयुक्त परिवार का विखंडन का कारण बन जाती है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड है तो वो सबके हिसाब से नहीं चल पाएगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में तो सबके हिसाब से चलना है, क्योंकि वो तो पत्नी बाहर से आई है, तो वो वहां पर इस टाइप से फिर चीजें नहीं चल पाती हैं और संयुक्त परिवार नाभिक परिवार में टूट जाता है, नाभिक परिवार का ही उद्भव वहां पर हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार की विकासीय प्रक्रियाओं में कोहन ने सेनापुर के चमारों का अध्ययन किया और बताया कि किस कारणों की वजह से यहाँ संयुक्त परिवार का उद्भव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे उद्भव लिखा हुआ है, ये उद्भव होगा, उद्भव नहीं हो पा रहा है। क्या क्या फैक्टर्स थे उनके पास कुछ डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक वो जीवित नहीं रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह रहे हैं तो यानी कि 3 पीढ़ियां नहीं आ पाएंगी अब एक साथ। जब 3 पीढ़ियां नहीं आ पाएंगी तो वहाँ पे संयुक्त परिवार नहीं बन पाएगा, जो कि उसकी पहली कंडीशन है। दूसरी है इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, अपना निर्वाह का जीवन जीते हैं, जो खाते हैं उसी दिन कमाते, उसी दिन खा लेते, अगले दिन का कुछ पता नहीं, संपत्ति ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में आपके पास ये आ गया, रोल ऑफ वुमेन में आ गया। ये जरूरी, ये बात देखी गई है, ये जरूरी है कि संयुक्त परिवार में या जो परिवार संयुक्त परिवार बने उनमें हमने ये देखा कि औरत का परिवार में होना बहुत जरूरी है। मतलब औरत गृहस्थी संभाले तो ये जरूरी, तो ये बात हो जाएगी कि हाँ ज्वाइंट फैमिली बन रहे हैं, वरना ये वाली बात नहीं हो पाएगी कि हाँ औरत भी अगर बाहर काम करेगी और मर्द भी अगर काम करेंगे तो वहां पे संयुक्त परिवार नहीं बन पाएंगे। और चौथा मोबिलिटी आ गया, यानी कि गतिशीलता, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं, परसों वो काम कर रहे हैं। इस हिसाब से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी है उनकी, प्लेस की मोबिलिटी भी है। तो ये वाली चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा इनका, कि हाँ कोहन इस तरीके से इन चीजों को बताते हैं। पॉलिन कोलिंडा भी यहाँ पे बताते हैं, पॉलिन कोलिंडा भी यहाँ पे बताते हैं कि रेखीय और भ्रातृय संयुक्त परिवार जो होंगे द्रुत जातियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और गरीब और अस्पृश्य में कम देखने को मिलते हैं। पॉलिन कोलिंडा ये बताते हैं। फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जैसे कि हम लोगों ने अपने रूरल सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं। और पारिवारिक विखंडन जो होगा वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ इस तरीके से हो रहा है तो इसी तरीके से हो रहा है, या इस टाइम पर हो रहा है तो इसी टाइम पर हो रहा है। अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन विखंडन होता है किसी न किसी वजह से। ये तो बात सबने मानी है। फैक्टर्स ऑफ चेंज, प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली। परिवार में परिवर्तन के कारण क्या हैं, क्यों परिवार में परिवर्तन आ रहा है, ये कारण जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये 4 हेडिंग डाल के जब अपनी चीजों को लिखते हैं तो ये आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहला आ जाता है आर्थिक कारण। धन का लेन देन बढ़ गया, पहले जजमानी व्यवस्था चलती थी, अब ये हो गया कि हाँ आप हर चीज को पैसे से करिए। भावुकता की कमी हो गई, भावुकता की कमी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आर्थिक कारण आने की वजह से ये हो गया कि हाँ अब हम हर चीज को पैसे से देख रहे हैं। धन का लेन देन बढ़ गया, व्यवसायिक अवसर बढ़ गए। तो व्यवसायिक अवसर बढ़ गए यानी कि परिवार के सभी लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे, अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वाली चीज आ गई। उन्नत तकनीक आ गई, इसी में आ रहा है ये वाला पॉइंट कि हाँ अगर हाई
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, तो फिर ये बहुत इसकी संभावना है कि वहां पर फैमिली का डिसइंटीग्रेशन यानी कि परिवार, संयुक्त परिवार का विखंडन हो जाए। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय ढांचे को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक कारण इस तरीके से बन रहे हैं। पैतृक घर से दूरी भी उनकी बन रही है, यानी कि जो वहां पे उनका एक निवास स्थान होता था, अब उससे उनकी दूरी बन गई है। अब उससे दूरी बन गई यानी कि भैया बड़ा वाला लड़का तो शहर में काम कर रहा है, तो शहर में काम कर रहा है, ठीक है, जो पत्नी इसकी यहाँ रहती है वो भी उसके साथ शहर चली आएगी, तो वहां से वो विखंडन की स्थिति देखने को मिल गई। धीरे 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 परिवार अलग हो गया। दूसरा पॉइंट, जो मेजर पॉइंट आता है, वो शिक्षा का आ रहा है। शिक्षा यहाँ पे फैमिली के लिए एक जॉइंट फैमिली के लिए एक डिसफंक्शन का काम कर रही है, यानी कि उसको तोड़ने का काम कर रही है शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा तो कितनी अच्छी चीज है, लेकिन समाजशास्त्र में हम हर चीज का फंक्शन और डिसफंक्शन दोनों पढ़ते हैं। तो शिक्षा का डिसफंक्शन जॉइंट फैमिली के लिए ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर दिया गया, शादी देर से करेंगे, ये वाली भी चीज आ गई। अब बहू अपनी पसंद की चाहिए, है ना, और ज्यादा कमाऊ चाहिए, पढ़ी लिखी भी हो। और देखा गया है कि फिर वही वाली बात है कि जो पढ़ी लिखी होगी तो वो घर को नहीं संभालेगी, घर के कामों में उसका मन नहीं लगेगा। तो कई बार इस तरीके से जो परंपरागत परिवार होते हैं वो ये मानते हैं कि हाँ, हमें बहू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, थोड़ा सिंपल सी हो, थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा यहाँ पे इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन का काम कर रही है। शिक्षा इस बात का भी काम कर रही है कि आप में एक रैशनैलिटी ला रही है। तो संयुक्त परिवार में जो मुखिया होगा वो अपनी एक बात कहेगा, तो बच्चा अपनी शिक्षा से कहेगा नहीं 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 नहीं, ये वाली बात तो आपने गलत कह दी है, मेरे तो उसूल के खिलाफ है। तो ये संयुक्तता में एक बाधक बनता है। कानूनी कारण आ जाता है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कानूनी कारण में जो बात आती है वो ये आता है कि कई इस तरीके के कानून लाए गए जिससे रोजगार बढ़े। तो संयुक्त परिवार के साथ जो लोग आर्थिक रूप से निर्भर थे कि हाँ चलो छोटा वाला बेटा कुछ नहीं करता है, अभी इसको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ये हमारे साथी रहेगा, जो भैया सब लोग कमा रहे हैं, इस तरीके से सब लोग उसी के साथ खाएंगे। जैसे आपने पुरानी मूवीज में या आपने अपने भी घर में देखा होगा कि हाँ, पिताजी के वो छोटे वाले भैया आपके साथ रहते थे, कुछ करते नहीं थे, लेकिन चूंकि घर में बाकी लोग कमा रहे तो उनको कमाने की क्या जरूरत है, ऐसा वाला मामला। लेकिन कई सारे ऐसे लेबर लॉज बन गए, ऐसे रोजगार बढ़ गए, ऐसे कानून आ गए कि हाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई और अब वो भी कमाने लग गए। कानूनी कारण वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वो जो मेंबर था वो बाकी सदस्यों पे आर्थिक रूप से निर्भर था। ठीक है, आर्थिक रूप से निर्भर था। हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 में महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार देने का काम हो गया। सॉरी, हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट में 1930 में यह बताया गया कि कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई के द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित कर रहा है वो उसकी खुद की होगी, ना कि उसके संयुक्त परिवार की होगी जिसने उसकी शिक्षा पे खर्च किया है। भैया को बाहर पढ़ने लिखने भेजा और उन्होंने फिर पढ़ लिख के अपने लिए जमीन जायदाद खरीद ली या फिर और पैसे कमा लिए, तो उस पर संयुक्त परिवार का हक नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड द हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें वही वाली बात आ गई कि हाँ, जो हम लोगों ने पहले बताई थी कि हाँ, महिलाओं को भी इसमें अधिकार मिलने लग गया। हाँ, अब जो संपत्ति बटेगी वो महिला में भी उसी तरीके से बटेगी जैसे वो उनके बेटों में बट रही थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। कानूनी कारण में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है बाल विवाह उन्मूलन हुआ। बाल विवाह उन्मूलन होने से क्या हुआ कि पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, तो आप ये सुनते होंगे कि हाँ, दादी माँ कम उम्र में ही माँ बन गई थी, तो फिर ये हुआ कि उनके इतने सारे बच्चे हो गए, या फिर वो 3-4 पीढ़ियां देख पा रही हैं, यानी कि अपने बेटे, उनके बेटे और बेटे के बेटे को भी वो देख पा रही हैं। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो कानूनी कारण की वजह से तो हुआ कि हाँ, अब जो पहले बाल विवाह हो रहा था वो आपको एक लार्ज फैमिली बनाने का मौका भी दे रहा था कहीं ना कहीं,
और अब आपने कर दिया कि नहीं लड़कियों की 18 और लड़कों के लिए 21, तो फिर हमने माना कि हाँ अब जब ये वाली चीज हो जाएगी तो अब ये देर से गर्भवती होंगी, देर से बच्चे होंगे, फिर देर से फैमिली का उद्भव होगा, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो उतनी है नहीं, तो फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। तो 3 पीढ़ियां एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, इस बात की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, और आगे तो और भी ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाँ लड़का लड़की देर से शादी कर रहे हैं, 30+ के बाद शादी कर रहे हैं, देर से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस हद तक की नहीं है, या उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ आगे चल के आपको संयुक्त परिवार देखने में कठिनाई होगी। नगरीकरण भी आ गया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया नगरीकरण का। नगरीकरण का पॉइंट क्या है कि जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता है नगरीकरण। जब नगरीकरण का वीडियो हम लोगों ने डाल रखा है पहले, आप लोग उसको जाके अच्छे से देखिएगा। अर्बनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जब गांवों से शहरों की तरफ मूवमेंट बढ़ जाए और जमीन का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए होने लग जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ नगरीकरण होने लग गया, अर्बनाइजेशन होने लग गया। ये 2 मेन कंडीशन है नगरीकरण होने की। तो अब जब इसमें नगरीकरण होने लग गया, इसमें क्या क्या चीजें आई, इसमें जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, विषमांगी जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हेट्रोजीनियस है ना, अलग अलग चीजें एक साथ मिला देते हैं, हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। विषमांगी जनसंख्या हो गई, बहुत सारी भिन्नताएं हो गई। भिन्नताओं की वजह से ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर व्यक्तिवादिता की बढ़ोतरी हो गई। इसमें तो हाँ जॉइंट फैमिली में तो ये जरूरी है कि सब लोगों को साथ लेके चलो, लेकिन नगरीकरण की वजह से उनका नहीं अब हम अपना कुछ करेंगे, हम अपना करेंगे। रैशनैलिटी एक पीक पे पहुंच गई, मॉडर्निटी एक पीक पे पहुंच गई नगरीकरण के प्रभाव की वजह से, जो कि जॉइंट फैमिली के बनने में बाधक है। जॉइंट फैमिली के बनने में बाधक है नगरीकरण। शिक्षा के अवसर आपको दे रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, रहने की जगह की कमी हो रही है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि हाँ नगरों में रहने की जगह जो होगी वो भी कम होगी। तो जब रहने की जगह कम होगी तो फिर जॉइंट फैमिली हम लोग कैसे बनाएंगे? जॉइंट फैमिली के लिए तो एक अच्छा खासा स्पेस भी चाहिए ना, जहाँ सब लोग अपने अपने तरीके से रहें। कम से कम आपके पास 5 कमरे तो हो ना। तो आप देखेंगे आप पुराने घर जो बने होंगे बहुत पहले के, वो काफी बड़े बड़े बनते थे क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब घर है कि हाँ एक ही फ्लैट है, 2-3 कमरे हैं, अपना हो जाता है काम। तो इस तरीके की चीजें हैं। अपना काम से काम रखना नगरीकरण में ही सिखाया जा रहा है। तो यदि पिताजी से भी काम है तब भी आप उनसे तभी बोलेंगे जब आपको उनसे काम है, और बेटा भी तभी काम करेगा जब उसको पिताजी को काम है। तो इस तरीके की एक फॉर्मेलिटी बढ़ गई है, औपचारिकताएं आपको निभानी पड़ रही हैं नगरीकरण में, जो कि जॉइंट फैमिली के बनने में बाधक है। आप ये सारी चीजों को देखिएगा और इसको इस तरीके से देखिए कि हाँ इनकी वजह से जॉइंट फैमिली में बाधा उत्पन्न हुई और उसका विखंडन होता गया। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम संयुक्त परिवार की मजबूती के कारण भी पढ़ लें कि हाँ एक तो हो गया डिसइंटीग्रेशन के, हमने प्रोसेस पढ़ लिए, हमने उनके फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम इसके मजबूती के कारण इंटीग्रेशन के फैक्टर क्या हैं इनको भी हम लोग समझ लें। तो के.एम. कपाड़िया ने 1972 में कहा कि जो परिवार शहर चले जाते हैं वे भी अपने संयुक्त परिवार से जुड़े रहते हैं, पारिवारिक अवसरों पे सब साथ मिल जाते हैं, शहर गए हुए पारिवारिक सदस्य बाकी परिवार को सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि उनमें जॉइंटनेस का जो फैक्टर था जो मैंने पहले बताया था वो एब्सेंट नहीं होता है, भले ही वो कहीं भी चले जाएं उनको वो फायदा पहुंचाते हैं। इस तरीके से कार्य करते हैं कि हाँ जैसे गांव से किसी आदमी को शहर में कोई चिकित्सा सुविधा लेनी हो तो उनको अपने घर में रख लिया कुछ महीने, या जैसे पढ़ने के लिए भेजा हो तो हाँ उनको रख लिया, या जैसे अपना जो हमारे दादा थे उनके परिवार में जो हमारा जो गांव में परिवार था वहां से तो गेहूं आना है तो चलो उनसे भी मिलते रहो। तो बहुत सारे पारिवारिक अवसरों पर फैमिली फंक्शंस में हम सबको बुलाएंगे, जो गांव वाले हैं रिश्तेदार उनको भी बुलाएंगे, शहर वाले हैं उनको भी बुलाएंगे। तो एक जॉइंटनेस बनी रहनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन करें, हम की भावना आए, भावुकता बनी रहे और इंटरेक्शन अच्छा चलता रहे, अंतरक्रियाएं होती रहे। शहर गए हुए पारिवारिक सदस्य बाकी परिवार को सहायता प्रदान करते हैं। ये तो बात आपने समझ ली, के.एम. कपाड़िया ने बताया था इसे।
द इंडियन जॉइंट फैमिली इन द मॉडर्न इंडस्ट्री, मिल्टन सिंगर 1968, बुक का नाम है, नोट कर लीजिएगा. पॉइंट आउट दैट द जॉइंट फैमिली कंटिन्यूज टू बी द नॉर्म अगेंस्ट द among the industrial entrepreneurs despite change in the material condition of the living. इन्होंने गुजरात के मारवाड़ी परिवारों की स्टडी करी थी और उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अच्छा चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पर ये वाली चीज नहीं आई कि हाँ फैमिली, जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गई है. वो तो उन्हीं को और फायदा करने लगे. कंटिन्यूज टू बी द नॉर्म, जॉइंट फैमिली कंटिन्यूज टू बी द नॉर्म अमंग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स डिस्पाइट चेंज इन द मटेरियल कंडीशन ऑफ लिविंग. यानी कि सभी परिवार के सदस्य वही काम करने लग गए, तो जो उनकी मटेरियल कंडीशन थी वो जॉइंट फैमिली बनाने में एक सहायता प्रदान करने लग गई कि हाँ, अब इकोनॉमिक तरीके से तो कोई भी दिक्कत नहीं है. हाँ, भाई के भाई, भाई के भाई और भाई के पिता और भाई के बच्चे भी उसी बिजनेस में लग गए हैं सब लोग, तो एक काम करते हैं, सब लोग तो एक ही जगह पर रहेंगे. आप जब भी इस तरीके की फैमिलीज देखते होंगे, गुजराती फैमिलीज या मारवाड़ी फैमिलीज मूवीज में या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, तो आप देखेंगे कि उनमें जॉइंटनेस की तो बात रहती है और बिजनेस में वो परंपरागत बिजनेस कर रहे होते हैं, उसी को और बढ़ा रहे होते हैं. पॉलिन कोलिंडा का नाम फिर से आ जाता है. इन आवर स्टडी रीजनल डिफरेंसेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया 1987 ऑब्जर्व दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्व्स टू स्ट्रेंथन द जॉइंट फैमिली because an economic base has been provided to support it, or because more hands are needed in a renewed family enterprise, or because the kin can help one another in the striving for the upward mobility. इसमें सिंपल ये मतलब आ गया कि औद्योगिकरण के समय में उन परिवारों ने समझ लिया कि अब अगर हम अलग हुए तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा. और उनको इकोनॉमिक बेस भी मिलता गया उनकी संयुक्त परिवार में. उनको ये भी मिलता गया कि हाँ, अब हम ज्यादा हाथ रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा संपत्ति आएगी, ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा खुशहाली आएगी. क्योंकि अकेले तो मैं अपना बिजनेस डाल नहीं सकता हूँ, तो फिर कैसे हम काम करेंगे. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब लोग मिल के काम करेंगे. और दूसरी तरफ ये आई कि हाँ, एक नातेदार दूसरे का हाथ बटाए और उसको अपवर्ड मोबिलिटी यानी कि उदग्र गतिशीलता करने में मदद करे. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसमें कि हाँ, हर परिवार का व्यक्ति एक दूसरे परिवार के प्रति एक अधिकार और कर्तव्य लेता है, जिसमें वो व्यक्ति उनके प्रति एक दायित्व रखता है कि हाँ, हम भी बढ़ रहे हैं तो अपने भाई को भी बढ़ाना है, और उस भाई का भी ये कर्तव्य होता है कि हाँ, मेरा भाई मेहनत कर रहा है, मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी. इसमें एक पॉइंट और आ जाता है जो जॉइंट फैमिली बनाता है. मुख्य घर या समान घर का एक कॉन्सेप्ट आता है. जैसे मैंने गृहस्थी की बात बताई थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, अब सब फैमिलीज अलग अलग हो गई हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर घर से, जो कि उनका पैतृक घर होता है, वो उनके बड़े भाई का भी घर हो सकता है, वो उनके पिताजी का भी घर हो सकता है, या वो सबका कॉमन घर था लेकिन अब सब लोग अलग अलग हो गए हैं, तो मुख्य घर या समान घर का भी कॉन्सेप्ट आता है. कॉमन हाउस या सेम हाउस या मेन हाउस, इस तरीके से हम बात मानते हैं. और ये मानते हैं कि हाँ, जितने भी एक फैमिली वहां पर रहेगी या कोई तो वहां पर रहेगा, और जो भी शुभ कार्य करने होंगे, शादी होगा या बच्चे का मुंडन होगा, वो वहां पर हम लोग जाके कराएंगे. या एक बार कोई भी व्यक्ति जो नया सदस्य परिवार में ऐड हो रहा है, एक बार उसको उस घर में तो एक बार उसको रुख करना चाहिए, उसको घूमना चाहिए उस घर में, उसको एक बार देख लेना चाहिए अंदर बाहर से कि हाँ, वो भी एक घर है. तो ये मुख्य घर की वजह से भी बाकी सारे सदस्य जो विखंडित हुए हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं कि हाँ, ये वाली चीज है, इस वजह से अब हम जुड़े रहेंगे. भले उस घर में रहते ना हो, पर उस घर से अपना एक जुड़ाव महसूस करते हैं. एक कॉमन प्रॉपर्टी की तरीके से आप इसको देख सकते हैं. अगर इसमें हम कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो हाँ, हम ये मानते हैं कि हाँ, जॉइंट फैमिली पूरी तरीके से नहीं खत्म हुई है, लेकिन हाँ, हम कुछ ना कुछ न्यूक्लियर फैमिली की तरफ अभी भी बढ़ रहे हैं. बच्चे पहले माता पिता के साथ रहते थे, अब ये हो गया कि हाँ, एक ही शहर में माता पिता अलग रह रहे हैं और बच्चे और उनकी फैमिली अलग रह रही है. परिवार इस तरीके से भी पाए जा रहे. घर जमाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब पितृसत्ता में और पितृस्थानिक में भी
ये चीज चलने लग गई है कि हाँ बेटा जो है वो जिस लड़की से शादी करेगा उसी के पिता के घर जाकर रहने लग जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो आप लोग खुद सोचिएगा। पत्नी के नातेदार भी आपको साथ में दिख जाते हैं कि हाँ मेरा भाई बहुत बेरोजगार है, उसकी ऐसी स्थिति है, वो अपने पति से कहती है कि हाँ इनको भी हम कुछ दिन साथ में रख लें, तो कहते हैं ठीक है इनको साथ में रख लो। बच्चे के पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है परिवार में, तो अब ये है कि हाँ दादी अम्मा तो वहां रहती थी और हम यहाँ रहते हैं मुंबई में, तो एक काम करते हैं कि मम्मी को हम बुला लेते हैं वहां से और कुछ दिन मम्मी बच्चे को संभाल लेंगी, तब तक मैं अपना ऑफिस कार्य भी कर लूंगी या कर लूंगा, जो भी तरीका है। तो और इसी के साथ साथ परिवारों में जो काम परिवार के होते थे, जैसे बच्चे का लालन पालन हो गया, बर्तन धोने वाली जो चीज हो गई, खाना बनाने वाली चीज हो गई, कपड़े साफ करने वाली चीज हो गई, ये परिवारों में अलग अलग तरीकों से बटी हुई थी। पर इनके लिए भी अब एक प्रोफेशनल आने लग गया, एक आया आएगी, एक बाई आएगी, एक महाराजिन होगी जो खाना बनाएगी, धोबी होगी, एक झाड़ू पोछा करने वाली है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑक्यूपेशंस डेवलप हो गए हैं, जो कि फैमिली का जो कार्य था, फैमिली मेंबर्स का जो कार्य था, जो कि हम कर्तव्य और अधिकारों की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे टूटता हुआ सा दिखता है। लड़कियां, अब जो नया ट्रेंड आ रहा है, लड़कियां अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह रही हैं। उसमें हम देखते हैं कि हाँ फैमिली, यदि जैसे किसी माता पिता की 2 लड़कियां हुई और दोनों लड़कियां शादी होके चली गई, लेकिन अब फिर उनके माता पिता को कौन संभालेगा, इसीलिए पुत्र की कामना करी जाती कि हाँ पुत्र तो मेरे पास रहेगा। पर जिसका पुत्र नहीं हुआ वो क्या करेगा? तो लड़कियां अब इस तरफ बढ़ रही हैं कि हाँ अब हम भले ही अपने ससुराल में रह रहे हो, लेकिन हम मम्मी को या पापा को अपने साथ ले आएंगे, हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मैं इतना कमाने के सक्षम हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को भी सर्व कर सकती हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ। तो इस टाइप से भी एक नया फैमिली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं परिवार में। आपको घरेलू हिंसा भी देखने को मिलती है, मानसिक प्रताड़ना देखने को मिलती है, और अभी भी जैसे हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए जिसमें हमने विडो वुमेन और उनके अविवाहित बच्चे लिए, तो उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ अब उनको कौन रखेगा, वो अकेले रहती हैं तो कैसे रहेंगी, कोई दिक्कत ना हो जाए। एक बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती, सामाजिक असुरक्षाएं रहती हैं जो कि उनके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, फैमिली एंड इट्स टाइप का। पूरा वीडियो आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।